फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल यानी फैम के चैप्टर 12 के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हमारा मरकजी ख्याल अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब का वो लंबा और निहायत अहम लाइफ साइकिल है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखें, सिर्फ गलतियां निकालना काफ़ी नहीं होता, असल मकसद तो उन्हें ठीक करवाना होता है ना। ये मालूमात पिफ़ा ऑनलाइन के एजुकेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पर मबनी हैं। ये ऑडिट प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक नहायत मुस्तनद जरिया है, इसलिए इस बात की पूरी तसल्ली है कि ये मालूमात खालिस पेशावराना मियार के बिल्कुल मुताबिक हैं। तो आज जिन 5 अहम मराहिल का जायज़ा लिया जाएगा उनमें शामिल हैं फॉलो अप की अहमियत, इसकी टाइमिंग, ऑडिट और रिव्यू एश्योरेंस के दरमियान फ़र्क, एक्शन प्लान का इन्फाज और आखिर में रिपोर्टिंग और पीएससी का किरदार। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है फॉलो अप की अहमियत, यानी ऑडिट के मिशन को उसकी तकमील तक पहुंचाना। अच्छा, अब इस फ़लसफ़े पर थोड़ा गौर करते हैं। FAM 12.1.1 बड़ा वाज़ेह कहता है कि एक ऑडिटर का मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ऑडिट के दौरान पकड़ी गई खामियां ठीक ना कर ली जाएं। मतलब सिर्फ मसले की निशानदेही करना बिल्कुल काफ़ी नहीं है, असल काम इस्लाह करवाना है। ये फॉलो अप ही तो है जो ऑडिट को बामकसद बनाता है। यहाँ एक अहम टेक्निकल टर्म मौजूद है, मॉनेटरी एरर्स। इसका सीधा सा मतलब है मालियाती खामियां या मिसस्टेटमेंट्स, जिन्हें इदारे के ओहदेदारान को हर हाल में चेक करके ठीक करना होता है। ऑडिटर्स को ये तसल्ली करनी होती है कि ये मॉनेटरी एरर्स दुरुस्त हो गए हैं, चाहे इनकी रकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। क्योंकि अगर इन्हें ठीक ना किया गया तो ये अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को मुतासिर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बुनियाद में एक छोटी सी दराज पूरी इमारत को कमज़ोर कर सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फॉलो अप की टाइमिंग और इसकी स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी। यहाँ जहन में एक बड़ा अहम सवाल आता है, ऑडिट फॉलोअप की टाइमिंग का फैसला आखिर होता कैसे है? ऑडिटर्स ये तरजीहात तय कैसे करते हैं कि कब वापस जाकर दोबारा चीज़ों का जायज़ा लेना है? दिलचस्प बात यह है कि इस टाइमिंग का इन्हिसार कई मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। मसले की संगीनी सबसे पहला फैक्टर है। कुछ मसाइल इतने संगीन होते हैं कि फौरी एक्शन चाहिए होता है। उसके अलावा इदारे को इस्लाहात लागू करने के लिए एक मुनासिब और हकीकत पसंदाना वक्त देना होता है। फिर तयशुदा एक्शन प्लान्स के शेड्यूल्स आते हैं और DGP के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ हम आहंगी भी देखनी होती है। तो ये एक पूरा ढांचा है जो तय करता है कि कब वापस जाकर इनकलाबी तब्दीलियों का जायज़ा लिया जाए। तीसरा हिस्सा, ऑडिट और रिव्यू एश्योरेंस, यानी किस सतह की सख्ती दरकार है, इसका चुनाव करना। इन दोनों अप्रोचेस में एक बुनियादी फ़र्क है जो समझना ज़रूरी है। ऑडिट लेवल ऑफ एश्योरेंस में मुकम्मल और सख्त टेस्टिंग होती है, कैलकुलेशंस दोबारा चेक होती हैं और इंटरनल कंट्रोल्स को गहराई से परखा जाता है। जाहिर है इसमें कॉस्ट और एफर्ट दोनों हाई होते हैं। दूसरी तरफ रिव्यू लेवल ऑफ एश्योरेंस में ज़्यादातर सिर्फ मैनेजमेंट से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या इक़दामात किए हैं और बगैर किसी सख्त वेरिफिकेशन के उनकी बात पर इन्हिसार कर लिया जाता है। तो ये अप्रोच लो कॉस्ट और लो एफर्ट वाली होती है। लेकिन मैनुअल के मुताबिक कुछ मखसूस हालात ऐसे होते हैं जहां ऑडिट लेवल ऑफ एश्योरेंस का होना लाजमी हो जाता है। सिर्फ रिव्यू से वहां काम नहीं चलता। मसलन अगर गलतियां ऐसी हैं जो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस पर बराह रास्त असर डाल रही हैं, या फिर जब ऑडिटर ने किसी ठीक किए गए इंटरनल कंट्रोल पर अपना एतमाद कायम करना हो, वहां बगैर प्रॉपर ऑडिट किए तसल्ली नहीं मिल सकती। अलबत्ता खर्च को थोड़ा कम करने के लिए इंटरनल ऑडिट के काम को भी होशियारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही चौथे हिस्से पर आते हैं, एक्शन प्लान का निफाज और लंबे अरसे की तब्दीलियों को ट्रैक करना। कभी कभार किसी इदारे को बड़ी सिफारिशात लागू करने के लिए लंबा वक्त दरकार होता है। मसलन कोई नया और बड़ा IT सिस्टम लगाना हो। ऐसे में एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। ये एक दस्तावेजी शेड्यूल है जो बताता है कि ये करेक्टिव एक्शंस कब और कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ये असल में आने वाले वक्त के लिए एक बुनियादी रोड मैप फराहम करता है। अब इस एक्शन प्लान पर नज़र रखने का भी एक मखसूस तरीका है। पहले कदम पर इंटरिम माइलस्टोन्स यानी दरमियानी अहदाफ तय किए जाते हैं। फिर इन माइलस्टोन्स के हुसूल की बुनियाद पर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जारी होती हैं और आखिर में इस बात का हतमी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंट्रोल्स का सब्सटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन वाकई हो चुका है या नहीं। इस तरह से लंबे और पेचीदा प्रोजेक्ट्स आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। यहाँ सबसे अहम और नाजुक नुक्ता यह है कि ऑडिटर्स को अपनी ऑब्जेक्टिविटी यानी गैर जानिबदारी हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए। असल फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि जो खामी ढूंढी गई थी क्या वो ठीक हो गई है। ऑडिटर का काम अपनी इब्तिदाई सिफारिश को जिद बनाकर लागू करवाना नहीं है। अगर इदारे ने किसी और बेहतर तरीके से बुनियादी खराबी को दूर कर लिया है तो ठीक है, ऑडिट का मकसद पूरा हो गया। और अब आखिर में 5वां हिस्सा,
रिपोर्टिंग और पैक के सामने पेशी यानी द फाइनल एस्केलेशन। इस मुकाम पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक का निहायत अहम किरदार शुरू होता है। पैक असल में पॉलिसीज़ के निफाज की निगरानी करती है। ये कमेटी ऑडिट रिपोर्ट्स का गौर से जायजा लेती है और इदारों के सेक्रेटरीज को तलब करके उनके साथ हियरिंग्स करती है। इस स्टेज पर ऑडिटर्स का काम ये है कि वो मुकम्मल ब्रीफिंग बुक्स तैयार करें और फॉलोअप के नताइज बराह रास्त पैक के सामने रखें। अगर मैनेजमेंट के इब्तिदाई इक़दामात नाकाफ़ी हों तो एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स अपनाने पड़ते हैं। पहला कदम ये नतीजा निकालना है कि किए गए इक़दामात नाकाफ़ी हैं। फिर इस मुसलसल नाकामी की रिपोर्ट फॉर्मली पीएसी को दी जाती है। उसके बाद मज़ीद टारगेटेड फॉलोअप्स किए जाते हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ी होनी चाहिए कि संगीन मसाइल को उस वक्त तक छोड़ा नहीं जाता जब तक वो हल ना हो जाएं या फिर बिल्कुल इर्रेलेवेंट ना हो जाएं। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल खतरा छुपा है। अगर हल तलब मसाइल को जल्दबाजी में ड्रॉप कर दिया जाए तो ये इदारे के ओहदेदारों को एक बहुत गलत इशारा देता है। उन्हें लगता है कि ऑडिटर शायद खुद इस मसले को शुरू में ही इतना अहम नहीं समझता था। ऐसा करने से ऑडिट प्रोसेस की संगीनी, उसका मकसद और वक़ार खतरे में पड़ जाता है। आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको गौर करना ज़रूरी है। अगर एक बड़ी खामी या मटीरियल एरर सामने आए लेकिन इदारा उसे कभी ठीक ही ना करे, तो क्या वो ऑडिट वाकई अवामी एहतसाब और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने में मुअस्सर था? ये सवाल एहतसाब के पूरे निज़ाम पर एक नया ज़ाविया देता है। इस तफसीली जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।